कंप्यूटर के कंटेंट जो आपके पेपर में आता है, जरा उसको हम लोग कवर करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम और इसके बेसिकली कुछ पार्ट्स, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, ये सारे बेसिकली इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। तो सारे पार्ट्स के बारे में समझने। तो सिस्टम को सबसे पहले अगर आपने असेंबल किया, असेंबल व्हाट इज असेंबल? ऑल डिवाइस कंबाइंड इन ए सिंगल यूनिट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर सारे डिवाइस को एक यूनिट में कंबाइन कर दें, वही आपका क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। और जब सारे पार्ट्स आपने आपस में कंबाइन कर दिया तो सिस्टम तो रेडी है, लेकिन वहां सॉफ्टवेयर भी डालने पड़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर अगर डालेंगे तभी आप सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट, पहला पार्ट हार्डवेयर, HW, इसका मतलब क्या? हार्डवेयर, सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप टच कर सके, वो सारे क्या हैं? हार्डवेयर। सिस्टम के वैसे पार्ट्स जिसे हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, वो आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस, उसे हम लोग कहेंगे क्या? सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, उसे कहेंगे क्या? हार्डवेयर। क्लियर है? तो सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप टच कर सके, वो सारे हार्डवेयर। एक वर्ड में यहां मेंशन कर ले, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, that is hardware, and software, that is set of programs, set of programs, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे सॉफ्टवेयर के रूप में। हार्डवेयर, और इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। हार्डवेयर के कुछ टाइप्स, फर्स्ट वन दैट इज CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट पार्ट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड पार्ट, सिस्टम के सेकेंड पार्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या? पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। ध्यान देगा, ये पेरिफेरल डिवाइस भी हार्डवेयर डिवाइस और CPU भी आपका हार्डवेयर डिवाइस। अगर ये दोनों हार्डवेयर डिवाइस हैं तो पेरिफेरल डिवाइस जिसे आसानी से रिप्लेस कर सके, सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट जिसे आसानी से रिप्लेस कर सके, वही आपका क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। क्लियर है? कीबोर्ड दैट कैन बी रिप्लेस, माउस दैट कैन बी रिप्लेस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, जिस डिवाइस को आसानी से रिप्लेस कर सके, वो सारे क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। लेकिन सिस्टम का मेन पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, जिसे हम लोग CPU के रूप में जानते हैं। तो CPU जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, और इस CPU को हम लोग तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं। CPU यानी प्रोसेसर के तीन पार्ट। पहले पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय ALU। सिस्टम के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उन सारे टास्क को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ALU। और प्रोसेसर के दूसरे पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को कंट्रोल करना, सेकेंड पार्ट दैट इज कंट्रोल यूनिट, सिस्टम के पार्ट्स को कंट्रोल करना। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। जितने भी पार्ट्स हैं सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट, जिसे कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंट्रोल यूनिट। यानी यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए 10x² + 5y + 5 = 0, इस टास्क को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो आप कहेंगे ALU, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए इस टास्क को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो आप कहेंगे ALU। नेक्स्ट, सिस्टम को कंट्रोल करने हैं, सपोज दैट प्रिंटर, प्रिंटर क्या? आप कहेंगे हार्डवेयर डिवाइस। मॉनिटर क्या? हार्डवेयर डिवाइस। इस प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर, इस प्रिंटर को कैसे बता पेज नंबर 5 को प्रिंट करना है। सपोज दैट आपने किसी डेटा को प्रिंट करना था, आपके पास एक फाइल है और उसमें 10 पेज हैं,
पेज नंबर 5 के लिए आपने प्रिंट कमांड दिया, Ctrl+P पेज नंबर 5। ऐसे वैसे ही एक सिग्नल इन्फॉर्मेशन प्रिंटर को दिया जाता है। अब इस प्रिंटर को जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिला, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे इस पर्टिकुलर प्रिंटर से रिजल्ट को प्रिंट करा दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे नेक्स्ट पेज के लिए प्रिंट कमांड देंगे, एक नेक्स्ट यूनिक कंट्रोल सिग्नल जनरेट और इसी सिग्नल के बिहाफ पे इस प्रिंटर ने आपके रिजल्ट को प्रोवाइड कर दिया। प्रिंटर को स्कैनर भी हो सकता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इन सारे डिवाइस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट, यानी आप ये कह सकते हैं कंट्रोल डिवाइसेस। इट माइट बी इंटरनल डिवाइस, इट माइट बी एक्सटर्नल डिवाइस। हो सकता है ये इंटरनल डिवाइस हो सकता है ये एक्सटर्नल डिवाइस। इंटरनल डिवाइस यानी सिस्टम के वैसे पार्ट्स जो सिस्टम के अंदर हो, उसे कहेंगे क्या, इंटरनल डिवाइस। लेकिन सिस्टम के पार्ट्स जो सिस्टम के बाहर हैं, उसे हम लोग कहेंगे क्या, बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइस। तो कंट्रोल डिवाइसेस इट माइट बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। एक्सटर्नल डिवाइसेस, इंटरनल डिवाइस जैसे रैम, रोम, ये सारे क्या है, इंटरनल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस। तो जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इंटरनल डिवाइस हो, एक्सटर्नल डिवाइस हो, सारे डिवाइस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिवाइसेस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल यूनिट, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आप सीपीयू को कंसीडर करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आप किसे कंसीडर करेंगे, सीपीयू को। और डेटा स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का मेन टास्क स्टोर डेटा। मेमोरी यूनिट का मेन टास्क स्टोर डेटा। लेकिन डेटा आपको स्टोर करना था किसी न किसी डिवाइस में, तो डेटा स्टोर करेंगे आप कहाँ पे, मेमोरी डिवाइस में। डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी डिवाइस। डेटा स्टोर करेंगे कहाँ पे, मेमोरी डिवाइस। लेकिन किसके थ्रू, मेमोरी यूनिट के थ्रू। मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर नहीं करते। वी कांट स्टोर डेटा इन मेमोरी यूनिट, वी स्टोर डेटा इन मेमोरी डिवाइस थ्रू द हेल्प ऑफ मेमोरी यूनिट। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मेमोरी डिवाइस फिजिकल कंपोनेंट जिसमें डेटा स्टोर करेंगे और स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेमोरी यूनिट। तो यहां तक गाइस आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अब जरा मेमोरी डिवाइस को समझते हैं। मेमोरी डिवाइस यानी सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सारे क्या है, मेमोरी डिवाइसेस। और इन मेमोरी डिवाइसेस में डेटा स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट टास्क दैट इज मेमोरी डिवाइस। जहां से श्योर शॉर्ट में आपके पेपर में क्वेश्चंस देखे गए, हर एक सेट में यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो श्योर शॉर्ट में यहां से मैच होगा, मिनिमम एक मैक्सिमम दो भी हो सकता है। तो मेमोरी डिवाइस, जब आपने डेटा स्टोर किया तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो स्टोर कहाँ, मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस बेसिकली कैटेगराइज इन टू पार्ट्स। मेमोरी डिवाइस के दो पार्ट, पहला प्राइमरी मेमोरी, फर्स्ट वन दैट इज प्राइमरी मेमोरी, second one that is secondary memory. First one that is primary and second one that is secondary memory. Primary and secondary memory. System current using data. Primary memory, what is primary memory? That is system current using or processing data. जिस करंट डेटा पे हम लोग काम करेंगे वो सारे डेटा कहाँ, प्राइमरी पे। और जैसे आपने डेटा स्टोर किया
अगर आपने डेटा स्टोर किया और वो सिस्टम में स्टोर है तो ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, सेकेंडरी में। आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, एक वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल को अगर आपने ओपन किया, किसी कंटेंट को आपने लिखना शुरू कर दिया, अगले 3 4 5 घंटे तक आपने टाइप किया, जब आप इसे सेव करेंगे आपने बताया होगा सी ड्राइव के इस फोल्डर में डेटा सेव कर दो। जैसे ही इस डेटा को सेव करेंगे, डेटा सेव कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर है? तो जैसे इस डेटा को सेव करेंगे, डेटा सेव सेकेंडरी मेमोरी, हो सकता है हार्ड डिस्क हो, सीडी डीवीडी हो, रैम रोम हो, लेकिन जैसे आपने इसे सेव किया, डेटा सेव सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन सेव करने से पहले तक ये डेटा कहाँ था, तो आप कहेंगे डेटा कहाँ था, प्राइमरी मेमोरी। जैसे आपने सेव कर दिया, डेटा सेव कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जरूरी तो नहीं है एक वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है ये एक प्रेजेंटेशन हो सकता है एक्सेल फाइल हो, जिस करंट डेटा पे आप काम करेंगे वो सारे डेटा प्राइमरी मेमोरी पे। आपको पढ़ने बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन अभी जो फंडामेंटल पढ़ रहे, जो एक्टिव है, वो डेटा कहाँ है, प्राइमरी मेमोरी पे। आपके कोर्ट में काफी सारे फाइल हो सकते हैं, लेकिन जिस फाइल को करंटली आपने ओपन किया है वो फाइल कहाँ होगी, प्राइमरी पे। लेकिन जहां से ओपन किया गया वो डेटा सेकेंडरी पे। आपके सिस्टम में मल्टीपल सॉन्ग्स हो सकते हैं, आपने इसमें से किसी एक सॉन्ग को सेलेक्ट किया या आपने 2 सॉन्ग्स को सेलेक्ट किया, ये जो सिलेक्टेड डेटा है, सिलेक्टेड डेटा, ये डेटा कहाँ, तो आप कहेंगे प्राइमरी मेमोरी पे। लेकिन जहां से आपने सेलेक्ट किया होगा वो डेटा कहाँ था, सेकेंडरी मेमोरी। आपके सिस्टम में तो 1000 गाने, लेकिन आपने किसी 2 गानों को सिलेक्ट किया, वही सिलेक्टेड डेटा कहाँ होगा, प्राइमरी पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा सिस्टम करंट यूजिंग डेटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट क्या, रैम, और दूसरा पार्ट क्या, रोम। रैम एंड रोम पता है आपको, रैम स्टैंड फॉर, तो आप कहेंगे क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा पार्ट क्या, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन देखा गया है, इसे कहेंगे क्या, रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट वन दैट इज रैम, सेकेंड वन दैट इज रोम। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, रैम नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, आगे समझेंगे ये वोलाटाइल क्या है। नेक्स्ट, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी दैट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसे आप किस नाम से जानते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो पहला वर्ड वोलाटाइल और दूसरा वर्ड नॉन वोलाटाइल, ये दोनों वर्ड आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वोलाटाइल मीन्स टेम्पररी, नॉन वोलाटाइल मीन्स परमानेंट। वोलाटाइल इसका मतलब क्या, टेम्पररी, इस वर्ड को ध्यान रखें। पहला वोलाटाइल मीन्स टेम्पररी, टेम्पररी दैट इज अस्थायी। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मीन्स परमानेंट, परमानेंट दैट इज अस्थायी। तो रैम को वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं और रोम को नॉन वोलाटाइल के रूप में जानते हैं। पेपर के पर्पज से ये ध्यान रखेंगे, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगर ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है तो इसका मतलब क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है तो इसका मतलब क्या है, जरा इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आपके पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, जिस वर्ड डॉक्यूमेंट को अभी आपने ओपन किया वो फाइल करंटली आप यूज कर रहे होंगे, और अभी आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम करंट यूजिंग डेटा, सिस्टम करंट यूजिंग डेटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। जिस फाइल को अभी आपने ओपन किया वो डेटा कहाँ, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, डेटा सेव कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी पे, सेकेंडरी मेमोरी पे। अब इस प्राइमरी मेमोरी पे आपने किसी डेटा को लिखा और आपको लगा ये गलत है, इसको चेंज करना है, तो आप एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको लगा ये भी गलत है, इसको भी आप एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं। यानी ये डेटा जिसे करंटली अभी आप यूज कर रहे होंगे, जिसे कभी भी चेंज कर सके, वही डेटा क्या है, टेम्पररी। वो डेटा क्या है, टेम्पररी। और अगर ये डेटा टेम्पररी है तो इसी डेटा को आप कहेंगे क्या, वोलाटाइल बन, डेटा टेम्पररी यानी वोलाटाइल। क्लियर है, समझ आया क्या, डेफिनेटली आया होगा। आपने किसी 2 गानों को सिलेक्ट किया,
इसे सुनने के बाद नेक्स्ट गाने को सिलेक्ट कर लें, इसे सुनने के बाद नेक्स्ट गाने को सिलेक्ट कर लें। यानी ये आपका डेटा क्या है, टेम्पररी। और अगर ये डेटा टेम्पररी है तो यही डेटा क्या है, वोलाटाइल डेटा। क्लियर है? जो डेटा टेम्पररी वो डेटा क्या है, वोलाटाइल। और वोलाटाइल डेटा कहाँ स्टोर होगा, रैम पे। इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। रैम नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। क्लियर है गाइस? जिस यूजर ने किसी डेटा को जो कभी भी चेंज कर दे वो डेटा बेसिकली वोलाटाइल, और वोलाटाइल डेटा कहाँ स्टोर होगा, रैम पे। लेकिन रोम की बात करें, रोम रीड ओनली मेमोरी। सिस्टम के लिए कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स है, परमानेंट। आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी से लेकर के रिमोट तक जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप देखते हैं वहां डेटा फिक्स होते हैं। क्योंकि आपने तो इनपुट दिया तो आपका डेटा टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन आपके डेटा पे जिस डेटा के थ्रू एक्शन लिया जाए वो डेटा कहीं ना कहीं डिवाइस में होगा, और उस डेटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यानी वो डेटा क्या है, परमानेंट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रिमोट की बात करें, रिमोट में अगर रिमोट फेल हो जाए तो क्या उसके आईसी को ओपन करके डेटा चेंज कर पाते, नहीं कर पाते। इसका मतलब वो पार्टिकुलर डेटा क्या है, टेम्पररी। और अगर वो डेटा टेम्पररी है तो उसी डेटा को कहेंगे क्या, वोलाटाइल मेमोरी। क्लियर है? अगर वो डेटा टेम्पररी है लेकिन वो जो पार्टिकुलर इमेजेस या पार्टिकुलर चिप जिसमें डेटा फिक्स करके रख दिया जाए, जिसमें डेटा फिक्स करके रख दिया जाए वो डेटा बेसिकली चेंज नहीं कर सकते। दो डेटा होंगे, एक डेटा बेसिकली जिसे आप चेंज करें, टेम्पररी डेटा। आपने टेम्परेचर किया 19, नहीं मुझे 20 चाहिए, तो ये डेटा तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस डेटा पे जिस डेटा के थ्रू एक्शन लिया जाए वो डेटा क्या है, नॉन वोलेटाइल। इसको डिटेल में आगे समझेंगे। तो अभी सिर्फ पेपर के पर्पज से इतना ध्यान रखें कि जिस डेटा को आप कभी भी चेंज कर सकें वो सारे डेटा क्या है, वोलाटाइल। जो डेटा फिक्स है जिसे चेंज नहीं कर सकते वो डेटा क्या है, नॉन वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी, तो आप कहेंगे रोम। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी, रैम। अगर रैम वोलाटाइल तो रैम के सारे पार्ट भी वोलाटाइल। अगर रैम वोलाटाइल तो रैम के सारे पार्ट भी वोलाटाइल होंगे। तो पेपर में क्वेश्चंस कैसे, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाए, रैम, डी रैम, रैम के ही पार्ट डी रैम, एस रैम एंड रोम, फाइंड ऑड वन। अब ये सारे क्या हैं, मेमोरी डिवाइस, और ये सारे क्या हैं, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन उसमें से ये सारे आपके क्या है, वोलाटाइल, और ये आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल। क्लियर है? तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, किसमें से वोलाटाइल मेमोरी कौन सी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी। तो अगर रैम वोलाटाइल, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बीच में देना चाहेंगे। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट जेसीए के मॉक्स हैं, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता तो हम उसके लिए बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर आपको 7 फुल मॉक्स मिल जाएंगे, 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक, जीके के 3 सेक्शनल मॉक, कंप्यूटर के 3 सेक्शनल मॉक, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टोटल 4, वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइस 299 रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मटेरियल रहेगा वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जाके जिस हिसाब से आपका जेसी का पैटर्न रहेगा वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 1% अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो क्या होगा, इसलिए हमने हमारे मॉक्स में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, ठीक है। अगर नहीं आई पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आ गई तो आप लोग पहले से ही वैसा प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। और कुछ बच्चे कंप्यूटर के लिए पूछ रहे थे। देखो, हमारे पास कंप्यूटर का भी एक क्रैश कोर्स है, इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स है, बट अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए मैं खुद ही बोलूंगा आप मत लो। बट कई बच्चे तब भी पूछ रहे थे, सर जैसे सर अभी ये 5-6 दिन बचे हैं, सर अभी 10 दिन बचे हैं, अगर हमें कंप्यूटर का हम कर लेंगे, कैसे करें। तो देखो भाई, ये क्रैश कोर्स है आपका, विनय कक्षा ऐप में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। विनय कक्षा ऐप में जाके आप डाउनलोड कर लेना विनय कक्षा ऐप, या फिर इस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। इसमें टोटल 9 वीडियोस हैं, पूरे 9 वीडियोस में पूरा कंप्यूटर आपका खत्म है। तो कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, वो भाई 9 घंटे के अंदर अंदर सारा खत्म कर सकता है कंप्यूटर, तो देखो भाई, कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करके चले जाओ पेपर में। ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हो जिससे कुछ नहीं पता। इसमें हमने कंप्यूटर की कुछ टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है,
वो भी जरूर कर लेना, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ पीडीएफ भी हमने कंप्यूटर की डाल दी है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है उतना कर लोगे तो डेट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो, रैम अगर वोलाटाइल, तो रैम के कुछ पार्ट जो डेफिनेटली वोलाटाइल होंगे, क्योंकि रैम वोलाटाइल। तो इसके दो पार्ट, पहला पार्ट क्या, डी रैम, और दूसरा पार्ट क्या है, एस रैम। डी रैम एंड एस रैम। डी मीन्स इसे आप कहें डायनेमिक, डी का मतलब डायनेमिक रैम जो डेफिनेटली वोलाटाइल होगा। एस मीन्स स्टैटिक रैम, ये भी वोलाटाइल होगा। डी रैम भी वोलाटाइल और एस रैम भी वोलाटाइल। ये डी रैम, डी का मतलब डायनेमिक, एक ऐसा टेम्पररी डेटा जिसे कभी भी आप चेंज कर सके। एक ऐसा टेम्पररी डेटा जिसे कभी भी आप चेंज कर सके, वो डायनेमिकली जिसे रिफ्रेश कर सके, वो डी रैम का एग्जाम्पल होगा। एक ऐसा टेम्पररी डेटा जो कुछ समय तक स्टोर करके रखा जाए, कुछ समय के बाद उसे आप चेंज कर सकते हैं, तो वो एस रैम का एग्जाम्पल होगा। मतलब टेम्पररी बेसिकली ये जिस डेटा को आप एट ए टाइम चेंज कर लें। सपोज दैट मैंने एक फाइल ओपन किया, मैंने यहाँ पे लिखा डेटा ABC, मुझे लगता है कि ये गलत है, इसे चेंज करना है। एट ए टाइम मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे लगा ये भी गलत है, इसको भी चेंज करना है, एट ए टाइम मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ डेटा आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। इंटरनली पढ़ेंगे तो यहाँ कैपेसिटर ट्रांजिस्टर दोनों यूज किया जाता है, जो फ्रिक्वेंटली बेसिस पे डेटा को रिफ्रेश करता है। तो ये किसी एग्जाम्पल हो सकते हैं, डी रैम। लेकिन कंटेंट को लिखने के बाद आपने किया कट या कॉपी, सुबह के 10 बजे आपने किया कट या कॉपी, शाम को 6 बजे आपको करना है पेस्ट। तो कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहीं ना कहीं तो स्टोर हो। कहाँ पे, क्लिपबोर्ड। कहाँ पे, क्लिपबोर्ड। कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड किसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप कहेंगे एस रैम। क्लिपबोर्ड किसका एग्जाम्पल, एस रैम। एक ऐसा टेम्पररी डेटा जिसे कभी भी चेंज किया जाए, वो डी रैम। लेकिन कट कॉपी डेटा जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे या जब तक आप पावर सप्लाई ऑफ नहीं करेंगे, तब तक ये यहाँ स्टोर, यानी ये क्लिपबोर्ड एस रैम का एग्जाम्पल हो। टेम्पररी तो ये भी है, आपने कट कॉपी किया और पेस्ट करने से पहले सिस्टम को बंद कर दें, पावर सप्लाई ऑफ, डेटा लॉस्ट। लेकिन अगर पावर सप्लाई ऑफ नहीं है तो उस डेटा को आप तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि आप पेस्ट ना करें या पावर सप्लाई ऑफ ना करें। तो इसका मतलब ये है कि डी रैम में फ्रिक्वेंटली बेसिस पे डेटा चेंज कर सकते हैं, एस रैम में डेटा तब तक यूज कर सकते हैं जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं। आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, हिस्टोरिकल डिटेल के लिए एक मेमोरी यूज करते हैं, कौन सी मेमोरी, हिस्टोरिकल डिटेल के लिए एक मेमोरी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी है क्या, तो मैंने बोला कि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को एनालाइज करें। आपने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया पूरे दिन। शाम को जब मैं आपके कंप्यूटर पे बैठूं, सारे हिस्टोरिकल डिटेल मुझे मिल गए। अब वो सारे हिस्टोरिकल डिटेल मुझे कहाँ से मिले हैं, कैश मेमोरी से। लेकिन जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑफ करेंगे, वहां से डेटा फ्री कर दिया जाता है। इसका मतलब कैश मेमोरी क्या हो सकता है, एस रैम का एग्जाम्पल, यूज टू एक्सेस हिस्टोरिकल डिटेल, यूज टू एक्सेस हिस्टोरिकल डिटेल्स, जो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सिस्टम के स्पीड को कैसे, कि जब आप यूज करेंगे रैम, जब आपने यूज किया रैम, तो सबसे पहले डेटा कहाँ होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को पिक करते हैं हम लोग कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू को पास किया जाता है। और यहाँ पे जो आप रैम देखते हैं, वो रैम क्या होगा, डेफिनेटली प्राइमरी मेमोरी होगा। फोन परचेज करते समय, सिस्टम को परचेज करते समय आप चेक करते हैं रैम कितना है। इसका मतलब आपने किसे चेक किया है, प्राइमरी मेमोरी को चेक किया है।
तो सबसे पहले डेटा कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से पिक करेंगे कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी से किसे पास किया जाता है, प्रोसेसर को, सीपीयू। इसका मतलब ये है कि अगर रैम की कैपेसिटी बेटर है तो आप यहाँ पे अधिक से अधिक डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, बार बार प्रोसेसर को सेकेंडरी मेमोरी पे जाने की जरूरत नहीं है। तो रैम की कैपेसिटी बेटर होने से सिस्टम का स्पीड बढ़ जाता है। कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है क्या करें, एट ए टाइम रिप्लाई कर सकते हैं आप, रैम की कैपेसिटी को चेक करो, रैम की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। रैम नहीं बढ़ा सकते, एसएसडी को बढ़ाना पड़ेगा, अगर उसे भी नहीं बढ़ा सकते तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैच मेमोरी, किसी भी डेटा को रैम और यहाँ से रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी यूज होती है, कैच मेमोरी। तो इसका मतलब कैच मेमोरी सिस्टम के स्पीड को बढ़ा सकता है। किसी भी वेबसाइट को आपने सर्च किया तो वेबसाइट अगर दोबारा से सर्च करेंगे तो कुछ समय तक वो डेटा कैच मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं। तो इतना सिर्फ ध्यान दें, हिस्टोरिकल डिटेल के लिए मेमोरी कौन सी, कैच मेमोरी, पावर सप्लाई जब तक ऑफ नहीं तब तक उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर, क्लिपबोर्ड। एमएस वर्ड में कॉर्नर पे टॉप में एक ऑप्शन मिलता है होम का, उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड कर सकते हैं यूज टू स्टोर टेम्पररी कट कॉपी डेटा। टेम्पररी कट कॉपी डेटा पेस्ट करने तक कहाँ स्टोर, क्लिपबोर्ड। अगर आपसे पूछा जाए डी रैम में फ्रिक्वेंटली बेसिस पे डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली बेसिस पे रिफ्रेश करने का मतलब यहाँ पे बेसिकली एक डिवाइस यूज करते हैं रजिस्टर। सपोज दैट मुझे दो नंबर को ऐड करना था, a प्लस बी इक्वल टू सी, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, इसके भी यहाँ पे सी का वैल्यू मिला 30। प्रोग्रामिंग में दूसरे लाइन में c इंटू 10 इक्वल टू समथिंग। अब a का वैल्यू 10 से आप 20 कर दे तो इसके भी यहाँ पे यहाँ c का वैल्यू चेंज, c के भी यहाँ पे इसका रिजल्ट चेंज। अब ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर कहाँ पे, तो आप कहेंगे रजिस्टर। तो पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी, तो रजिस्टर को आप फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में कंसिडर करेंगे। रजिस्टर को हम लोग कह सकते हैं क्या, फास्टेस्ट मेमोरी। इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, फास्टेस्ट मेमोरी, दैट इज रजिस्टर। दूसरा एग्जांपल, यूजर करंट चेंजेस डेटा। यूजर करंट चेंजेस डेटा, जिस डेटा को करंटली आप कभी भी चेंज कर सके, वो सारे डेटा डी रैम के एग्जाम्पल होंगे। यानी रैम आपका क्या है, मेमोरी डिवाइस। रैम के दो पार्ट, डी रैम और एस रैम। डी रैम और एस रैम ये दोनों आपके क्या है, वोलाटाइल, क्योंकि रैम वोलाटाइल। अगर डी रैम एस रैम दोनों वोलाटाइल हैं तो डी रैम में फ्रिक्वेंटली बेसिस पे डेटा को आप चेंज कर सकते हैं, एस रैम में डेटा तब तक स्टोर जब तक पावर सप्लाई ऑफ नहीं। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी, रजिस्टर। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी, हार्ड डिस्क। कट कॉपी डेटा जब तक पेस्ट नहीं करेंगे कहाँ स्टोर, क्लिपबोर्ड। और हिस्टोरिकल डिटेल के लिए एक मेमोरी यूज करते हैं हम लोग, कौन सी मेमोरी, कैच मेमोरी। तो इस तरीके से रैम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखे गए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो नहीं है। नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कंटेंट, रैम के सारे पार्ट आपने पढ़ लिया, रैम के सारे पार्ट, लेकिन रोम के कुछ पार्ट, रोम से रिलेटेड कंटेंट पेपर में पूछे गए। रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, पी रोम, पी दैट इज प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट वन दैट इज EPROM, EPROM that is erasable. Next one that is double AP इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ये सारे
नॉन वोलाटाइल के कुछ एग्जांपल्स, जो रोम और पी रोम को नॉन वोलाटाइल कंसीडर करेंगे। ईपी रोम और डबल ईपी रोम में कहीं ना कहीं डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो जरा इसको डिटेल में समझते हैं। रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, इसे कहेंगे क्या, रीड ओनली मेमोरी। और रोम को अल्टरनेट नेम से भी आप जानते हैं, नोन एज एम रोम। एम रोम दैट इज, इसका मतलब मास्क रोम, इसका मतलब क्या, मास्क रोम। और मास्किंग का मतलब जब डिवाइस बने, मास्किंग का मतलब क्या, जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा कैन बी रिकॉर्ड, यानी वो क्या है, एम रोम। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जब वो डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड कर दिया जाए, उस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी वही डेटा आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल डेटा जहां जिस डिवाइस में स्टोर करेंगे वो डिवाइस रोम टाइप। आप रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, जितने भी कंपोनेंट आप यूज करते हैं वहां कुछ डेटा पहले से उस डिवाइस में स्टोर है, और अगर वो डेटा उस डिवाइस में स्टोर है तो इसका मतलब उसे इरेज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और अगर चेंज नहीं कर सकते यानी वो सारे रोम के एग्जाम्पल हैं। तो बेसिकली यहाँ इसके बारे में एक लाइन लिखें, जब डिवाइस बने ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा कैन बी स्टोर, जब डिवाइस बने सेम टाइम पे डेटा स्टोर कर दिया जाए, इसीलिए आप इसे एम रोम के रूप में जानते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा कैन बी स्टोर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप देखते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रोम के एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन इसमें कमी है। कमी क्या है कि जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड था। ब्लैंक कंटेनर डेटा को बाद में रिकॉर्ड कर दिया जाए, क्लियर है। ब्लैंक कंटेनर डेटा को बाद में रिकॉर्ड, इसीलिए उसे कहेंगे पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। यहां पे क्या, खाली डिवाइस, ब्लैंक कंटेनर। डेटा कैन बी रिकॉर्ड। अब इसका मतलब ये है कि रोम में क्या था, जब डिवाइस बने उसी समय डेटा रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ कमी है। कमी क्या है कि बेसिकली अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा रिकॉर्ड करना चाहें तो आप उस डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ डेटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो क्यों ना खाली डिवाइस ले, ब्लैंक कंटेनर ले, और ब्लैंक कंटेनर में आप डेटा अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो रोम में कमी थी वो कमी पी रोम में रिमूव कर दी गई। तो ब्लैंक कंटेनर डेटा कैन बी रिकॉर्ड, लेकिन ध्यान रहे आफ्टर दैट, उसके बाद उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आफ्टर दैट रीड ओनली, रिकॉर्ड करने के बाद उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट रीड ओनली, उसके बाद सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आईसी, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जिसे कहेंगे क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन ध्यान रहे ये ब्लैंक आईसी होगी जिसमें डेटा को बाद में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे इंटेल का एक प्रोसेसर 4004 जो 1971 में आया था, किस कंपनी ने दिया था, इंटेल ने, जिसे आप कह सकते हैं फर्स्ट प्रोसेसर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कौन सा, 4004। अब इसके डेटा को आप यहाँ पे बेसिकली खाली डिवाइस में बिगिनिंग से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसी के डेटा को अगर आप इरेज कर सके, इसीलिए इसे कहेंगे ई का मतलब इरेजेबल,
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब क्या, इरेजेबल, यहाँ डेटा को आप इरेज कर सकते हैं। डेटा कैन बी इरेज, डेटा कैन बी इरेज इन लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम, क्लियर है। लेकिन इरेज लिमिटेड टाइम का मतलब क्या है कि वहां डेटा को इरेज करके दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे, इरेज करेंगे, फोर्सली इरेज और रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है। एक ऐसा डिवाइस जिसमें डेटा रिकॉर्ड कर दिया जाए और फोर्सली रिकॉर्ड किया जाए, फोर्सली रिकॉर्ड करने के लिए यूवी रे यूज करते हैं, और फोर्सली डेटा को अगर इरेज करे या रिकॉर्ड करे तो इस पे जो प्लास्टिक का कोटेड मटेरियल होगा वो सरफेस करप्ट होता है, और इस सरफेस को करप्ट होने की वजह से यहाँ लिमिटेशन दिए गए हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये डिवाइस करप्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा कि डेटा कैन बी इरेज इन लिमिटेड टाइम, लेकिन इरेज करने के लिए आप यूज करेंगे क्या, अल्ट्रा वायलेट थ्रू, अल्ट्रा वायलेट रे। इसीलिए इसे अल्टरनेट नेम से जाना जाता है, नोन एज यूवीईपीरोम, यूवीईपीरोम। इसे कहेंगे क्या, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, क्लियर है। तो यहाँ डेटा को इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ई सेकेंड ई इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकली, और सेकेंड ई का मतलब इरेजेबल, सेकेंड ई का मतलब इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। डेटा कैन बी इरेज, डेटा कैन बी इरेज मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम। तो मल्टीपल टाइम इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे पेन ड्राइव इसका एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ही पेपर का एक क्वेश्चन BIOS, BIOS इसका मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसमें अंतर क्या है, रोम में मैन्युफैक्चरिंग के समय डेटा रिकॉर्ड, पी रोम में खाली डिवाइस डेटा को बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ईपी रोम में आप डेटा को इरेज कर सकते थे लिमिटेड टाइम, और यूवी रे यहाँ पे यूज होगा, और डबल ईपी में डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे। तो ध्यान दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूवीईपी रोम नोन एज, तो ईपी रोम को यूवीईपी रोम के रूप में जानते हैं, क्लियर है। BIOS जब आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही आपको एक मैसेज मिलता है, प्लीज वेट सम टाइम। ये मैसेज क्यों मिलता है, क्योंकि सिस्टम का रेडी होना बूटिंग कहलाता है, और सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे सॉफ्टवेयर एक्टिव कर दिए जाते हैं। एक्टिव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी BIOS की, जिसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस, पी रोम, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, ईपी रोम, ई का मतलब इरेजेबल, डबल ईपी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, वर्ल्ड के पहले प्रोसेसर का नाम 4004, और रोम के टाइप्स, that can be multiple time erase, that is double AP। ये सारे कंटेंट पेपर में पूछे गए हैं। तो गाइज, अगर आपसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएं तो आपको यहाँ रिप्लाई कर देना है। अब जरा BIOS के बारे में चलते हैं। तो BIOS ये है क्या, तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। किससे रिलेटेड है, तो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर दिया गया है BIOS। तो जरा इसको हम लोग एक करके बिगिनिंग से समझते हैं। अभी तक जो कंटेंट पढ़े फंडामेंटल से रिलेटेड, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
गाइस, जेसीए से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो सारे आपको मिलेंगे, और इसके लिए जो पार्टिकुलर चैनल है उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। विनय कच्चा, इसको आप ज्वाइन कर लें, और इसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, और आपको भी इसका बेनिफिट मिलना है। तो नेक्स्ट कंटेंट पे जरा हम लोग आए। आपने देखा एक वर्ड BIOS। BIOS, तो BIOS का मतलब सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप कहेंगे क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये बेसिकली है क्या? तो एक सॉफ्टवेयर है, इज ए सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। रिस्पॉन्सिबल इज ए सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस। BIOS एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोसेसर ये सारे क्या है, तो हार्डवेयर, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर। लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। प्रोसेसर आपका क्या है? हार्डवेयर है। उसी रेस्पेक्ट में BIOS पूछा जा सकता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ये बूटिंग क्या है, तो जब आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम को पहली बार स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। तो इसे आप कह सकते हैं स्टार्टअप सिस्टम। स्टार्टअप सिस्टम या फर्स्ट टाइम सिस्टम स्टार्ट। फर्स्ट टाइम सिस्टम स्टार्ट। सिस्टम का पहली बार स्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर का फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने का मतलब क्या? यहाँ सिस्टम पे जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट को रेडी कर दो, और सिस्टम का रेडी होना ही बूटिंग कहलाता है। जब आपने सिस्टम को स्टार्ट किया तो स्टार्ट होने के बाद अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाए, किसी भी केस में सिस्टम हैंग हो जाए, तो सिस्टम का हैंग होना इसका मतलब आपको बेसिकली हार्डवेयर के पार्ट से यानी शट डाउन करके दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। पहली बार आपने स्टार्ट किया तो उसे कहेंगे बूटिंग, लेकिन अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो फोर्सली रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप एक बटन यूज करेंगे। कौन सा? रीस्टार्ट बटन। तो फोर्सली अगर आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? वार्म बूटिंग। पहली बार सिस्टम को स्टार्ट करना बूटिंग, सिस्टम को फोर्सली रीस्टार्ट करना है वार्म बूटिंग। सिस्टम रीस्टार्ट। सिस्टम रीस्टार्ट बाय फोर्स, उसके लिए आपने एक बटन यूज किया है। कौन सा? रिस्टार्ट बटन। सिस्टम को पहली बार स्टार्ट करना बूटिंग, और फोर्सली सिस्टम को आपने रिस्टार्ट किया है तो उसे हम लोग कहेंगे दैट इज क्या? वार्म बूटिंग। अब वार्म बूटिंग अगर आपने किया तो यहाँ पे आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर करप्ट भी हो सकते हैं। तो वार्म बूटिंग आपको रेयर केस में करने हैं जब सिस्टम हैंग हो जाए। नेक्स्ट आपको एक वर्ड मिला कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग अगर ये वर्ड नहीं मिले तो आपको एक वर्ड मिलता है रीबूटिंग। फोन को या सिस्टम को आप करते हैं रीबूट, तो रीबूट का मतलब क्या? रीस्टार्ट। तो पहली बार स्टार्ट करना बूटिंग, और दोबारा से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, उसे रीबूटिंग या कोल्ड बूटिंग के रूप में जानते हैं। तो जब आप एक सिस्टम पे किसी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, नए सॉफ्टवेयर को, तो इंस्टॉल करने के बाद एक मैसेज मिलता है डू यू वांट टू रीस्टार्ट। जब आप नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक मैसेज मिला क्या? डू यू वांट टू रीस्टार्ट। इसका मतलब क्या? कि इस नए सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम ने समझा नहीं है। क्लियर है? जब नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो रेडी मोड में है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या मालूम ये कौन सा सॉफ्टवेयर आपने डाल दिया। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए
सारे प्रोग्राम को प्रॉपरली क्लोज करते हुए सिस्टम को बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर ऐसा है तो आप उसे हम लोग या नॉर्मली हम लोग उसे कोल्ड बूटिंग या रे बूटिंग के रूप में जानते हैं। वार्म बूटिंग में आपके सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकते हैं, लेकिन कोल्ड बूटिंग या री बूटिंग में आपके सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होंगे। तो सिस्टम रिस्टार्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑल रनिंग प्रोग्राम। सारे रनिंग प्रोग्राम को क्लोज करते हुए सिस्टम को बिगिनिंग से स्टार्ट किया जाए। उसे हम लोग कह सकते हैं क्या, कोल्ड बूटिंग। यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होंगे, लेकिन वार्म बूटिंग में आपके सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकते हैं। यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है स्टैंड बाई, जहाँ पे हम लोग शट डाउन करते हैं वहीं पे ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टैंड बाई या आप इसे कह सकते हैं स्लीप मोड। तो स्टैंड बाई या स्लीप मोड बेसिकली है क्या, जब आप सिस्टम पे प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, सिस्टम पे टास्क करने के लिए सपोज दैट यहाँ पे 5 घंटे का समय लगना है, 2 घंटे के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। जब आपने यहाँ ब्रेक लिया उस समय प्रिंटर को पावर सप्लाई क्यों देना, मॉनिटर को पावर सप्लाई क्यों देना, स्पीकर को पावर सप्लाई क्यों देना। अनवांटेड पावर सप्लाई को रिड्यूस करना ही कहलाता क्या है, स्टैंड बाई। यहाँ पावर सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाए उसे ही हम लोग कहेंगे स्टैंड बाई मोड। इसका मतलब जिस पार्ट से अगर आप टास्क नहीं करा रहे हो, चाहे प्रिंटर हो, स्पीकर हो, मॉनिटर हो, उसको पावर सप्लाई रिड्यूस करेंगे, वही आपका क्या है, स्टैंड बाई मोड। तो लो पावर सप्लाई को रिड्यूस कर देना, दैट इज स्टैंड बाई। और यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है हाइबरनेट या आप इसे कह सकते हैं हाइबरनेशन। तो हाइबरनेट या हाइबरनेशन क्या है, आपका सिस्टम सपोज दैट, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे गाइस। आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, एक प्रेजेंटेशन आपने ओपन किया, किसी गाने को आपने सिलेक्ट किया, गाना नंबर 1 आप सुन रहे थे और ये 50% कंप्लीट। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट टास्क आ चुका है, पहले उस टास्क को कंप्लीट करें, उसके बाद अपने इस टास्क को कंप्लीट करें। तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को बंद करके दूसरे सिस्टम पे आएंगे, लॉगिन करेंगे। लेकिन जब भी दोबारा से आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करें, ये सारे प्रोग्राम जहां जैसे रनिंग मोड में थे, प्रोसेसिंग मोड में थे, एज इट इज आपको मिल जाना चाहिए। गाना नंबर 1 50% आपने सुन लिया है, 51% से स्टार्ट होना चाहिए। एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जहां से आपने कंप्यूटर को बंद किया है, आपका कंप्यूटर अगली बार वहीं से स्टार्ट। तो ये डेटा बेसिकली क्या है, आपने सिस्टम को स्टार्ट किया है किस मोड में, हाइबरनेट मोड। क्लियर है क्या। तो सिस्टम जहां से बंद वहीं से स्टार्ट, सिस्टम रिस्टार्ट विथ प्रीवियस रनिंग प्रोग्राम के साथ अगर कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया जाए तो सिस्टम को आपने स्टार्ट किया है किस मोड में, हाइबरनेट मोड में। और इससे रिलेटेड ऑप्शंस सारे आपको मिल जाते हैं। जहां पे शटडाउन का ऑप्शन मिलता है उससे रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक जो कंटेंट आपने पढ़ा, कहीं कोई डाउट हो बताए। अभी तक क्या पढ़े, कंप्यूटर सिस्टम के 2 पार्ट, हार्डवेयर एंड दूसरा पार्ट क्या, सॉफ्टवेयर। फिजिकल कंपोनेंट को कहेंगे हार्डवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कहेंगे सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर के 2 पार्ट पढ़े, पहला सीपीयू, दूसरा क्या था, पेरिफेरल डिवाइस। सीपीयू के 3 पार्ट पढ़े, पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा मेमोरी यूनिट। डेटा स्टोर आप करेंगे कहाँ पे, मेमोरी डिवाइस में, किसके थ्रू, मेमोरी यूनिट के थ्रू। क्लियर है। और मेमोरी डिवाइस के 2 पार्ट, पहला पार्ट पढ़े प्राइमरी और दूसरा पार्ट पढ़े सेकेंडरी मेमोरी अभी पढ़ने हैं। प्राइमरी मेमोरी जिस करंट डेटा पे काम करेंगे वो सारे डेटा कहाँ, प्राइमरी पे। और प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट,
पहला रैम और दूसरा रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अगर रैम वोलाटाइल तो रैम के सारे पार्ट वोलाटाइल होंगे। तो रैम के दो पार्ट पढ़े, डी रैम, एस रैम, ये सारे वोलाटाइल। रोम के कुछ टाइप्स जो आप पढ़े, रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये सारे बेसिकली रोम के टाइप्स हैं जिसे जरूरत के हिसाब से डेटा को आप इरेज कर सकते हैं। तो जब आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे एक मैसेज मिला, प्लीज वेट सम टाइम। इसका मतलब सिस्टम का रेडी होना, उसे बूटिंग के रूप में जानते हैं। बूटिंग का मतलब क्या? सिस्टम का पहली बार स्टार्ट होना। और बूटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस सॉफ्टवेयर कौन सा? BIOS। तो ऑप्शन के साथ इसमें ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है? तो आप कहेंगे वॉर्म बूटिंग। इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपके रनिंग डेटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव किए जाएंगे? तो आप कहेंगे हाइबरनेट, क्योंकि हाइबरनेट में सारे रनिंग डेटा को सेव कर लिया जाता है। अगली बार सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम वहीं से स्टार्ट जहां से करना। और इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पावर सप्लाई ऑफ करने की जरूरत नहीं है? तो स्टैंड बाई में पावर सप्लाई ऑफ करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से आपने यहां तक कंटेंट को कवर किया। अब जरा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट, सेकेंडरी मेमोरी। अभी आप पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के सारे पार्ट कवर, अब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट को हम लोग कवर करेंगे।